नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज का दिन शपथ ग्रहण का दिन। एनडीए 3.0 आज शाम 7:15 बजे वो शपथ लेने वाले हैं, यानी कि 7 घंटे का वक्त है और राजनीतिक हलचल और गहमा गहमी लगातार जारी है। प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर एनडीए के नेताओं की आवाजाही का सिलसिला जारी है और यही हमारे लिए दरअसल सबसे बड़ी खबर भी है कि कौन आ रहा है, यानी कि मंत्री कौन बनेगा, किसका पत्ता कटा। क्या वही पुराने चेहरे दिखाई देंगे, ट्राइड एंड ट्रस्टेड, एक निरंतरता दिखेगी, या प्रधानमंत्री मोदी ने जो संसद के सेंट्रल हॉल में कहा कि ये जो 18वीं लोकसभा है इसमें वो नई ऊर्जा, नवीन ऊर्जा और युवा ऊर्जा भी देख रहे हैं, तो कुछ बदलाव भी होते दिखेंगे। फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए भी एक टीम मंत्रिमंडल के तौर पर क्या तैयार होती दिखेगी। और इसमें एक और पेच है, वो ये कि जगत प्रकाश नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका कार्यकाल भी खत्म हो रहा है, तो कौन बनेगा बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। अब वो मंत्रिमंडल में तो नहीं होगा, तो जो लोग आ रहे हैं उनमें सबसे बड़े नाम कौन कौन से हैं। गृह मंत्री अमित शाह गृह मंत्री थे, गृह मंत्रालय रहेगा या नहीं रहेगा, कोई बदलाव होगा, यह भी सवालों के घेरे में है। राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर, ये वो बड़े चेहरे हैं जिनको बुलावा आ चुका है, फोन आ चुका है, मुलाकात भी हो रही है। इसमें जयंत चौधरी, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, ये जो छोटे छोटे घटक दल हैं, उन लोगों को भी न्योता दे दिया गया है। जो हमारे पास जानकारी आ रही है, अनुप्रिया पटेल भी हैं, लेकिन दो बड़े घटकों पर सबसे तेज निगाहें गाड़ी हुई हैं पूरे मीडिया ने, और वो हैं टीडीपी और जेडीयू। जेडीयू से खबर यह आ रही है कि लल्लन सिंह भूमियार हैं, उनको मंत्री बनाया जाएगा, और रामनाथ ठाकुर का भी नाम आ रहा है। अब यह नाम देखिए, मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, अब सांसद हो गए हैं। पोजीशनिंग ये भी हो रही थी कि मनोहर लाल खट्टर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाएंगे क्या, लेकिन अब वो मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे। साथ में राव इंद्रजीत का नाम भी है। ये हरियाणा से चेहरे, कृष्णपाल गुर्जर का नाम नहीं आ रहा है अभी सामने, तो कृष्णपाल गुर्जर का पत्ता कट गया है क्या। और बड़े नामों में युवा हैं, लेकिन वरिष्ठ नेता हैं दरअसल बीजेपी के अनुराग ठाकुर, सूचना और प्रसारण मंत्री भी थे। हम मीडिया वालों के लिए यह भी अपने आप में एक बड़ी खबर होगी। सूचना प्रसारण मंत्रालय में क्या कोई बदलाव के संकेत दिख रहे हैं? अभी तक फोन नहीं गया है अनुराग ठाकुर के पास। वैसे भी हिमाचल से 4 सांसद आते हैं, मैं लोकसभा की बात कर रहा हूं, और जगत प्रकाश नड्डा वो अब केंद्रीय मंत्रिमंडल में वापसी करते भी दिख रहे हैं, तो वहां से क्या कोई और चेहरा भी आएगा? जितेंद्र सिंह जम्मू और कश्मीर ट्राइड एंड टेस्टेड चेहरा है पीएमओ के, तो वो अपनी पोजीशन मंत्री के तौर पर बरकरार करते दिखाई दे रहे हैं। गिरिराज सिंह का नाम भी सामने आ रहा है। बिहार में बीजेपी के कौन कौन से सांसद मंत्री बनेंगे, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। रविशंकर प्रसाद का नाम नहीं आ रहा है, मंत्रिमंडल से हटाया गया था, लेकिन वरिष्ठ नेता हैं, क्या वो वापसी करेंगे? अभी फिलहाल नहीं लग रहा है। राजीव प्रताप रूडी को ठंडे बस्ते में डाला गया था, वो बस्ता अभी भी गर्म होता नहीं दिखाई दे रहा है, तो वो उससे बाहर निकलते नहीं दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा से 2 चेहरों की बात की, उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह तो हैं ही, जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल और जितिन प्रसाद का भी नाम आ रहा है कि उनको भी बुलाया गया है। तो उत्तर प्रदेश से ब्राह्मण चेहरे के तौर पर जितिन प्रसाद को मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। तो महेश शर्मा का क्या होगा? वो भी मंत्री रह चुके हैं, लेकिन फिर हटा दिए गए थे। अब मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता जुड़ चुके हैं। अंकित, 3 चीजों पर निगाहें हैं हमारी।
एक तो कौन बड़े बड़े चेहरे जो हैं वो फिर से शामिल किए जाएंगे, यानी कि एक निरंतरता, लेकिन एक बदलाव, वो नवीन ऊर्जा, युवा ऊर्जा, उसका पुट कितना दिखेगा। और राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? बड़ा चेहरा ही होना होगा। जगत प्रकाश नड्डा का उनको न्योता दिया जाना, मनोहर लाल खट्टर को न्योता दिया जाना, शिवराज सिंह चौहान को न्योता दिया जाना, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन? क्या क्या खबर निकल पाई अंकित? संदीप जी, आपने एक नाम का जिक्र नहीं किया और उसी को लेकर के अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं, और वो नाम है भूपेंद्र यादव का। क्योंकि चर्चा ये चल रही थी कि भूपेंद्र यादव भी यहां पर मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन हमारी जानकारी में अब तक वो अंदर नहीं पहुंचे हैं। तो ऐसे में क्या भूपेंद्र यादव नए राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे? ये अपने आप में जो है सवाल खड़े कर रहा है, और यहां से अटकलों का बाजार और ज्यादा गर्म हो रहा है, क्योंकि बाकी जो तमाम लोग पहुंच चुके हैं। इस सबके बीच में एक और बड़ा अपडेट दे देता हूं। कुछ देर पहले अभी हम लोग चर्चा ये कर रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान, वो यहां हमारे पास में जानकारी नहीं थी, क्या अगर वो यहां नहीं आते हैं तो ओडिशा के मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन एक अपडेट दे देता हूं, धर्मेंद्र प्रधान के बारे में जानकारी आ गई है कि वो इस वक्त अंदर मौजूद है। यानी कि जो कुछ देर पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अगर धर्मेंद्र प्रधान यहां पर नहीं आते, यानी कि सेंट्रल कैबिनेट में नहीं आते हैं, तो वो ओडिशा के मुख्यमंत्री होंगे। इसका मतलब तो अब यह भी माना जा सकता है कि ओडिशा का मुख्यमंत्री के तौर पर किसी और चेहरे को लेकर के अब हमको जो है चर्चा करनी होगी, लेकिन वो बात की बात है। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज जिसका आपने जिक्र किया कि अनुराग ठाकुर, जो कि जो है जिनके पास में इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो थे, वो जो यहां पर नहीं पहुंचे, उनकी जगह जो है नड्डा जी पहुंच चुके हैं, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जगत प्रकाश नड्डा। तो ऐसे में अब हिमाचल से अगर जगत प्रकाश नड्डा आ रहे हैं, तो फिर जो है अनुराग ठाकुर अब यहां पर केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं होंगे। ये जो लगभग तस्वीर साफ होती दिख रही है। लेकिन संदीप जी, अभी हमारी निगाह जो है टिकी हुई है। देखिए, बैठक तो चल रही है, जो वहां से जो जानकारियां आएंगी, जो चेहरे अंदर पहुंचे उस पर तो है ही, लेकिन शाम को 7:15 से 7:30 बजे का वो वक्त होगा जिस पर अभी भी हमको नजर रखनी होगी। क्योंकि पिछली बार हमारा जो अनुभव रहा है 2019 में, कुछ चेहरे ऐसे थे जिसमें एस जयशंकर का भी था, जो मुझे सांसद नहीं थे, लेकिन वो वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली थी। क्या शाम को कोई ऐसा चेहरा भी सामने आएगा जो हम सबको चौंकाएगा? और यकीन मानिए, चर्चा यही चल रही है कि 2 से 3 ऐसे चेहरे हो सकते हैं जो आपको जो है बहुत ज्यादा चर्चा में ना रहे हो, लेकिन शाम को मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आए। तो फिलहाल इस वक्त प्रधानमंत्री आवास पर चल रही है चाय पर चर्चा उन लोगों के साथ जो शाम को लेंगे शपथ। जी बिल्कुल, चाय पर चर्चा चल रही है। चाय कितनी कड़क बन रही है। नीरज पांडे लगातार नजर बनाए हुए हैं, और नीरज बड़े चेहरों की बात करे और बड़े मंत्रालयों की बात करे, सिलसिलेवार तरीके से करते हैं बात। तो अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर, सबको बुलावा आ गया है। तो बुलावे का मतलब क्या हम ये भी लगाएं कि मंत्रालय भी वही रहने वाले हैं, या मंत्रालयों में कुछ फेरबदल हो सकता है? और खास में वित्त मंत्रालय को लेकर कुछ बाजार में अटकलें गर्म हो रही थी कि भाई वित्त मंत्रालय बदला जा सकता है क्या? निर्मला सीतारमण का आना, तो वो वैसे रक्षा मंत्री भी रह चुकी हैं। क्या संकेत मिल रहे हैं? खबर क्या है? संदीप, कोई अटकल लगाएं उससे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि नरेंद्र मोदी का काम करने का तरीका क्या है। अगर आप देखें तो उनके मुख्यमंत्री कार्य को भी अगर आप ऑब्जर्व करें तो बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान बदलाव नहीं किए, कोई बेहतर बदलाव नहीं किए कि अचानक सब कुछ बदल दिया हो। इसी तरह अगर प्रधानमंत्री के कार्यकाल को आप देखें तो 2014 से लेकर 2019 तक का कार्यकाल, उसमें भी देखिए जो मंत्री बड़े मंत्री थे उनको उन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया 2019 में। और 2019 में भी आप देखिए जो पहली बार कैबिनेट में उनके साथ उन्होंने शपथ लिया, उनमें बहुत ज़्यादा बदलाव उन्होंने किया नहीं। महज 2 बार रिसफल हुआ, उसमें भी बहुत छोटे छोटे बदलाव हुए। तो 2019 से 2024 के बीच में लगातार वो सरकार नहीं, 2019 में नीरज, एक सेकंड के लिए रोक रहा हूं, चेहरे तो वही थे पर एक बड़ा बदलाव हुआ था। गृह मंत्री अमित शाह को बनाया गया और गृह मंत्री रहे 2024 से 19। राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय दिया, वो नंबर 2 की पोजीशन तो बनाए रखे, आज भी ऑफिशियली नंबर 2 वो हैं। तो ऐसा कुछ बदलाव हो सकता है क्या इन चेहरों में? देखिए, ऑफिशियली तो नंबर 2 राजनाथ पहले भी थे, नंबर 2 राजनाथ अभी भी हैं। और मुझे लगता है राजनाथ जी अंदर हैं,
तो ऑफिशियली इस बार भी राजनाथ जी ही नंबर 2 रहेंगे। हाँ। एक बात, ये अलग बात है मंत्रालय कुछ इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन जो आपने बड़े चेहरों की बात की, तो आप देखिए बड़े चेहरों में राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अमित शाह, निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर, ये पांचों नाम अंदर हैं। और ऊपर के जो टॉप 4 मंत्रालय जिन्हें सीसीएस हम लोग कहते हैं, यानी विदेश, वित्त, रक्षा और होम, वो चारों मंत्री प्रधानमंत्री आवास के अंदर हैं। तो इससे साफ हो गया कि वो चारों लोग सरकार में फिर से शामिल हो रहे हैं। और मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन चारों लोगों से बहुत अच्छे से पिछले 5 वर्षों में काम किया है और वो चारों लोग प्रधानमंत्री के काम को समझते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत मेजर बदलाव इन चारों में होने जा रहा है। निरंतरता दिखेगी बड़े मंत्रालयों में, पर एक बड़ा नाम मोदी मंत्रालय में भूपेंद्र यादव का भी था और भूपेंद्र यादव को अभी न्योता नहीं दिया गया है। जगत प्रकाश नड्डा को न्योता दिया गया है। अब उनकी कार्यकाल, उनकी टर्म भी खत्म हो रही है। तो दरअसल क्या ये साफ संकेत है कि भूपेंद्र यादव आने वाले दिनों में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे? देखिए, ये अभी कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि देखिए बहुत सारे मंत्री बनाने से पहले हमें समीकरण भी देखना पड़ता है। भूपेंद्र यादव सांसद कहाँ से? सांसद हैं अलवर से। उसके ठीक बगल की सीट है महेंद्रगढ़ रेवाड़ी, जहां से सांसद हैं राव इंद्रजीत। हरियाणा का चुनाव है, राव इंद्रजीत ग्राउंडेड लीडर हैं। उनकी जो है हरियाणा के तमाम यादव बेल्ट में अच्छी खासी पकड़ है। करीब 10 विधानसभाओं में वो सीधे तौर पर असर डालने वाली स्थिति में रहते हैं। ऐसे में राव इंद्रजीत को अंदर बुलाया गया है। तो एक ही जाति के 2 नेताओं को एक ही इलाके से मंत्री बनाना, मुझे लगता है कि थोड़ा सा सरकार ने या नरेंद्र मोदी जी ने ये सोचा होगा कि एक ही क्षेत्र के 2 लोगों को मंत्री बनाने से एक गलत मैसेज जाएगा। शायद इसलिए भूपेंद्र यादव को अभी फिलहाल ना बुलाया गया हो और भूपेंद्र यादव हमें दिखाई भी नहीं पड़े। अंदर हो ये अलग विषय है। मैं बिल्कुल इसकी पुष्टि नहीं करता हूं कि भूपेंद्र यादव नहीं होंगे। हो सकता है वो अंदर हो, क्योंकि जहां मैं हूं यहां से करीब 250 मीटर की दूरी पे वो बात ये भी है। आप वहां पर थे नीरज, सेंट्रल हॉल में, जब एनडीए के नेता के तौर पर प्रस्ताव रखा गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना गया, तो मंच का संचालन भूपेंद्र यादव कर रहे थे। तो इसमें कोई शक नहीं संदीप कि भूपेंद्र यादव बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी हैं। इस समय सरकार के लिए नहीं बल्कि संगठन के लिए, क्योंकि उनका जब चुनाव खत्म हुआ तो जिस दिन चुनाव उनका खत्म हुआ उसके दूसरे ही दिन उन्हें उड़ीसा भेज दिया गया और पूरे उड़ीसा के चुनाव को एज ए प्रभारी के तौर पर वो उड़ीसा के चुनाव को देखते रहे। और जब तक चुनाव खत्म नहीं हुआ वो उड़ीसा में ही उन्होंने डेरा डाले रखा और उड़ीसा के रिजल्ट आपके सामने है। तो भूपेंद्र यादव बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल में रहे हैं, हमेशा बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों के साथ रहे। पिछले भी विधानसभा चुनावों के दौरान आप देखें तो मध्य प्रदेश की उनको जिम्मेदारी दी गई और मध्य प्रदेश किस तरह से स्वीप करके आया। उससे पहले आप देखें तो महाराष्ट्र की जिम्मेदारी को अभी न्योता नहीं मिला, ये चौंकाने वाली खबर है क्या नीरज? बिल्कुल ये चौंकाने वाली खबर है, क्योंकि अनुराग ठाकुर आईएनबी मिनिस्टर थे और अनुराग ठाकुर बड़े नेता माने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी संगठन में भी उनका अच्छा रोल रहा है, अध्यक्ष रहे युवा मोर्चा के। उनका ड्रॉप होना कहीं ना कहीं पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी हो सकता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश से महज हिमाचल प्रदेश छोटा सा राज्य है, 4 सांसदों वाला राज्य है और वहीं से आते हैं जेपी नड्डा और भाजपा अध्यक्ष भी थे। उनका कार्यकाल समाप्त हुआ और वो इस समय प्रधानमंत्री आवास के अंदर हैं। तो और वो कैबिनेट में भी मंत्री शपथ लेने जा रहे हैं। मैं ये भी बता दूं संदीप, तो शायद ये सोचा गया होगा, ये समीकरण लगाया गया होगा कि एक ही राज्य से 2 बड़े नेताओं को कैबिनेट में लेने से थोड़ा सा तो मतलब एक निरंतरता है पर बदलाव भी होते दिख रहे हैं। चाय पर चर्चा अंदर हो रही है अंकित। मैं तो खैर यहाँ ब्लैक कॉफी पी रहा हूं। अंदर भी एक लिस्ट बन रही है और एक पर्ची आप भी बना रहे हैं। आपकी लिस्ट क्या कह रही है अंकित? संदीप जी, पिछले कुछ देर से जो यहाँ बहुत ज़्यादा हलचल हुई थी तो सोचा कि चलिए एक लिस्ट हम कंपाइल कर ली जाए कि कौन कौन पहुंचा है और कौन कौन नहीं पहुंचा है। तो उसी कड़ी में मैं कुछ कोशिश कर रहा था और राज्यवार एक सूची तैयार कर रहा था। अगर जो थोड़ा सा वक्त हो तो मैं कोशिश करूंगा कि पूरा वक्त है बता सकूं कि किस राज्य से कौन कौन पहुंचा है। देखिए गुजरात से अमित शाह, सीआर पाटिल और मनसुख मांडविया, ये 3 लोग अंदर पहुंचने की जानकारी मिली है। हिमाचल से जेपी नड्डा अंदर पहुंच चुके हैं। उत्तराखंड से बात की जाए तो वहां से अजय टम्टा। पंजाब राज्य से अगर बात की जाए रवनीत बिट्टू। अगर बात करते हैं राजस्थान की तो
अश्विनी वैष्णव के अलावा जो है वहां से अर्जुन राम मेघवाल है, उसके अलावा जो है और जो है कुछ लोग पहुंचे हुए हैं जिनके बारे में अभी मैं जानकारी जुटाई रहा था। महाराष्ट्र की बात की जाए तो नितिन गडकरी, रक्षा खड़से, प्रताप राव जाधव, पीयूष गोयल, मुरलीधर मोहोल और रामदास अठावले, ये वो नाम है जो अंदर मौजूद हैं। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो वहां से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री भी थे, और सावित्री ठाकुर, ये वो 3 नाम हैं जो अंदर मौजूद हैं। इसी तरह से बिहार से बात की जाए तो जीतन राम मांझी, रामनाथ ठाकुर, नित्यानंद राय, गिरिराज सिंह और चिराग पासवान, ये वो जो तमाम लोग हैं जो इस वक्त अंदर पहुंच चुके हैं। झारखंड से अन्नपूर्णा देवी और चंद्र प्रकाश, ये झारखंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बिहार में ललन सिंह का भी तो नाम जोड़ेंगे ना। उत्तर प्रदेश से एक सेकंड बीच में रोक रहा हूं, बिहार में ललन सिंह तो हम मानकर चलें कि मंत्रिमंडल में शपथ लेंगे। जी बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूं ना, इतनी देर में जब आप अभी नीरज से चर्चा कर रहे थे मैं उस डेटा को कंपाइल करने की कोशिश कर रहा था। जी हाँ, बिल्कुल ललन सिंह का नाम छूट गया है और वो उसमें जोड़ लेता हूं। और अच्छा है, अगर आपको और भी कोई याद आता है तो प्लीज उसको करेक्ट कीजिएगा, क्योंकि हम लोग यहां पर जो खड़े होकर के कोशिश कर रहे हैं कि उस लिस्ट को कंपाइल कर सके। इसी तरह से अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश की तो राजनाथ सिंह, जितिन प्रसाद, पंकज चौधरी, अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी और बीएल वर्मा, ये वो नेता हैं। तेलंगाना से संजय बंडी और जी किशन रेड्डी, ये वो नेता हैं जो अंदर मौजूद हैं। हरियाणा से 3 लोग, कृष्णपाल गुर्जर, राव इंद्रजीत सिंह और मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर जिनका नाम जो है अध्यक्ष के तौर पर भी चल रहा था कि क्या वो अध्यक्ष बन सकते हैं, लेकिन वो अंदर पहुंच चुके हैं। अरुणाचल से किरेन रिजिजू एक बार फिर से मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे। आसाम से सर्बानंद सोनोवाल एक बार फिर से मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे। पश्चिम बंगाल से शांतनु ठाकुर का नाम आया है। दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा इस वक्त अंदर मौजूद हैं। हालांकि चर्चा यह भी चल रही थी कि क्या कमलजीत शेरावत हो सकती है, बासुरी स्वराज हो सकती है। जी नहीं, हर्ष मल्होत्रा जो कि जो है तो नए चेहरे पर दांव लगाया है। एक सेकंड, दिल्ली आपने दिलचस्प जानकारी दी है। हर्ष मल्होत्रा युवा चेहरा, नया चेहरा, तो वो नई ऊर्जा, नवीन ऊर्जा के पैमाने पर वो फिट तो बैठते हैं, पर ये मनोज भैया का क्या हुआ? मनोज तिवारी कितनी बार बनेंगे सांसद और मंत्रिमंडल नहीं मिलेगा? अंकित, आप ही से था ये सवाल। संदीप जी, आपकी आवाज चली गई है। अच्छा, अभी कनेक्शन में थोड़ी दिक्कत है, पर विजय त्रिवेदी, विनोद अग्निहोत्री और राकेश शुक्ला, 3 वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं। अब इनसे थोड़ी चर्चा करेंगे। ग्राउंड से हमने रिपोर्ट ले ली है, अब विश्लेषण करते हैं आराम से। ठंडे स्टूडियो में एसी में हम बैठे हुए हैं। मेरे सहयोगी चिलचिलाती धूप में वो बेचारे, उनके पसीने छूट रहे हैं, पर यही टीवी का एक आयाम भी है। तो इस वक्त बड़ी खबर यह आ रही है कि 7 लोक कल्याण मार्ग पर तो सांसदों को जो न्यौता दिया गया है उनके साथ चाय पर चर्चा हो रही है। 50 से ज्यादा सांसद वहां पहुंच चुके हैं, लेकिन शपथ ग्रहण को लेकर एक संशय भी था, और संशय ये कि क्या कांग्रेस जो मुख्य विपक्षी दल है वो इस शपथ ग्रहण में शामिल होगी या नहीं। अब खबर यह आ रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उन्होंने ये न्योता कबूल लिया है और वो शपथ ग्रहण में शामिल होने वाले हैं। मेरे सहयोगी जैनेंद्र इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं। जैनेंद्र, बात का बतंगड़ बनाया जा रहा था क्या? ये तो सभ्यता का, परंपरा का तकाजा है भाई। नई सरकार बन रही है, आप अच्छा लड़े, आप हार गए, एनडीए की सरकार बन रही है, तो शपथ ग्रहण में होना ना होना ये तो सवालों के घेरे में आना ही नहीं चाहिए था। दरअसल बिल्कुल संदीप जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि राजनीतिक हमला करना एक बात है कि मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा गया, लेकिन बीजेपी को बहुमत अपने दम पर नहीं आया। लेकिन शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार करना बिल्कुल दूसरी बात हो जाती है, और यही वजह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने परिपक्वता दिखाते हुए ये फैसला किया है, जैसा हमारे उच्च सूत्रों ने जानकारी दी है कि वो आज शाम शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेंगे। हालांकि मैं आपको बताऊं अपने सोर्सेज के हवाले से कि कांग्रेस पार्टी में उच्च स्तर पर 2 राय थी। एक राय ये थी कि शपथ ग्रहण समारोह का बायकॉट किया जाए, और उसकी बड़ी वजह ये थी कि विपक्षी दलों में ज्यादातर दलों को न्योता नहीं दिया गया है। अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि खड़गे को भी कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर बुलाया गया है या राज्यसभा में नेता विपक्ष के तौर पर। बहरहाल मल्लिकार्जुन खड़गे पुराने अनुभवी नेता है, उन्हें अंदाजा था कि उनके न जाने का क्या संदेश जाएगा, और यही वजह है कि सूत्रों ने हमें अभी कंफर्म किया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने न्योता कबूल कर लिया है, और वो आज शाम प्रधानमंत्री मोदी के प्रधानमंत्री पद की शपथ जो होगी, शपथ ग्रहण समारोह जो पूरे मंत्रिमंडल का होगा, उसमें भाग लेके जा रहे हैं। पर ये अभी भी कश्मकश वाली स्थिति क्यों बना रखी है? मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ क्या राहुल गांधी जाएंगे?
या सोनिया गांधी को भी न्योता मिला है, क्या वो जाएंगी? क्योंकि खबर ये आ रही है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो कल बैठक हुई, तमाम सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी पर दबाव बना रहे हैं कि आप नेता प्रतिपक्ष बनिए। तो नेता प्रतिपक्ष को तो शपथ ग्रहण में होना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन अभी तक तो राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने नहीं हैं। तो संभवतः अगर वो नेता प्रतिपक्ष अब तक चुन लिए जाते तो संभवतः उन्हें भी इनवाइट किया जाता। ये साफ नहीं है कि क्या सोनिया गांधी को, जो कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख कल ही चुनी गई है, पहले भी वो इसी पद पर थी, क्या उन्हें न्योता मिला है? ये साफ नहीं है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष है, राज्यसभा में नेता विपक्ष तो है। ये जो असमंजस की स्थिति है, ये दरअसल इंडिया को भी साफ करनी चाहिए, गठबंधन को और एनडीए को भी। अब अगर तृणमूल को या अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को या तेजस्वी को न्योता नहीं दिया गया, तो ये भी खामखा बात को बढ़ाने वाली बात हो जाती है। जैनेंद्र। बिल्कुल संदीप जी, कम से कम जो उन दलों का जिनका प्रतिनिधित्व लोकसभा में है, जो नई गठित हुई है, चुनी गई है, उनके कम से कम अध्यक्षों को तो न्योता दिया ही जाना चाहिए। लेकिन खुद अगर हम टीएमसी की बात करें तो तृणमूल कांग्रेस ने साफ कहा है कि उन्हें न्योता नहीं दिया गया है। हमने प्रमोद तिवारी से बात की, जो डिप्टी लीडर है मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ राज्यसभा में कांग्रेस के, उनका भी कहना था कि कई विपक्ष के कई छोटे दलों को न्योता नहीं दिया गया है। तो यही आधार था कांग्रेस में जो दो राय थी, वो इसी वजह से थी कि विपक्ष के कई दलों को न्योता नहीं मिला है, और चूंकि इंडिया गठबंधन में सभी दल शामिल है, ऐसे में कांग्रेस को भी एक प्रिंसिपल पोजीशन लेकर के नहीं जाना चाहिए। लेकिन तो सबके अपने अपने तर्क हैं, पर जो ताल ठोकी गई थी कि सर्वमत से 18वीं संसद, 18वीं लोकसभा चलेगी, तो वो सर्वमत होता नहीं दिख रहा है। बाद में झगड़े होंगे, वो तो राजनीति में होते हैं, और विरोध होता है, विपक्ष का काम ही एक्सपोज, अपोज, डिपोज करना होता है। पर शुरुआत कम से कम एक हैप्पी नोट पर होनी चाहिए, वो भी अभी होती नहीं दिख रही है। तो सांसदों को न्योता दिया जा रहा है, बुलाया जा रहा है। 7 लोक कल्याण मार्ग पर 50 से ज्यादा सांसद वहां पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ चाय पर चर्चा हो रही है। 7:15 बजे का ये शपथ ग्रहण समारोह है। और इस बीच एबीपी न्यूज से टीडीपी सांसद टी किशन ने एक रोचक दावा किया है कि अभी तो ये पहली फेरिस्त है, ये पहला शपथ ग्रहण है, अभी तो और भी लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा और उसमें हमारा आंकड़ा और बढ़ने वाला है। सुनिए। अच्युत, फॉर्मर डीजीपी सर, नया एक्सपीरियंस, नया रोल, कितने एक्साइटेड हैं? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं पहले एज एन ऑफिसर आता था मैं पार्लियामेंट देखने, और बाहर से देखता था सेंट्रल हॉल क्या है। तो कल हमको एक मौका मिला है सेंट्रल हॉल में सभी से बैठ के देश के बारे में बात करने का ये मौका मिला है, और बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि अभी आंध्र प्रदेश और बापटला कि हम जो जनता जनार्दन के साथ हम आशीर्वाद लेके आए हैं, और ये भी उनको वहाँ आंध्र प्रदेश और बापटला के इश्यूज़ अलग हैं। आंध्र प्रदेश खास करके इश्यूज़ अलग है, क्योंकि नया स्टेट है, वेरी यंग स्टेट, तो बहुत कुछ काम है, वो करने के लिए बहुत मौका भी मिलेगा, और सोचने का और प्लानिंग करने का। तो दिस इज़ अ वेरी एक्साइटिंग टाइम इन हिस्ट्री। तो ऐसे टाइम में हिस्ट्री में, इतिहास में अपने को भी भाग लेना भी बहुत अच्छा मौका है। आई एम रियली एक्साइटेड टू वर्क। मंत्री पद भी मिले हैं 2 पार्टी को, और भी बढ़ेंगे नंबर्स? तो अभी जो इशारा मिला है कि ये पहला लिस्ट है, फिर आगे आगे चल के और लिस्ट निकलेंगे, तो उम्मीद है और भी आएंगे। तो लगातार प्रधानमंत्री आवास पर सांसदों के जाने का सिलसिला जारी है। चाय पर चर्चा भी हो रही है। अलग अलग राज्यों से कौन संभावित चेहरे हैं, उस पर हम भी यहां पर बैठे चर्चा कर रहे हैं। बिहार की थोड़ी बात कर लेते हैं। बिहार बहुत अहम राज्य है। मेरे सहयोगी प्रकाश कुमार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। महाराष्ट्र इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 3-4 महीने में वहां विधानसभा के भी चुनाव होने वाले हैं। तो वैभव परब भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश, खबर जो आ रही है, ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर जेडीयू की तरफ से, गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय बीजेपी की तरफ से, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान ये अपनी अपनी पार्टी यानी कि एलजेपी और हमसे मंत्रिमंडल में शामिल होते दिखेंगे। तो अच्छा खासा मतलब प्रतिनिधित्व जो बिहार करता है, इस बार भी करता दिखाई दे रहा है।
बिल्कुल, बहुत ही संतुलित कहा जा सकता है। अगड़ी जाति से, पिछड़ी जाति से और दलित से, तो इन तीनों को रिप्रेजेंटेशन मिला है, जिसमें गिरिराज सिंह और ललन सिंह ये दोनों भूमिहार जाति से आते हैं। ये इत्तेफाक माना जा सकता है, क्योंकि जेडीयू से सबसे सीनियर सांसद के तौर पर और नीतीश कुमार के बेहद करीबी ललन सिंह को जगह मिली है, भूमिहार होने के नाते नहीं, बल्कि बड़े पुराने सहयोगी और मित्र, और कई मौके पर नीतीश कुमार के साथ वो खड़े रहे। हालांकि कई बार उन दोनों के रास्ते जुदा हुए हैं, लेकिन एक बार हुए और फिर वापस आ गए। वही रामनाथ ठाकुर, जो उनके पिता कर्पूरी ठाकुर, जो अति पिछड़ी जाति से आते थे, उन्हें हाल ही में भारत रत्न दिया गया था। और क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव है, तो ऐसे में अति पिछड़ी का जो बड़ा चेहरा हो सकता था, वो कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर हो सकते थे, और राज्यसभा से तो कोशिश ये भी की गई है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों का प्रतिनिधित्व हो, तो ऐसे में हुआ है। वहीं चिराग पासवान की 5 सीटें थी, 5 में से 5 जीत गए, बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। तो वो एक तरह से कह सकते हैं कि जो लेगेसी है उनके पिता की, रामविलास पासवान की, उससे वो आगे बढ़ाते नजर आ रहे हैं। पासवान जो अच्छी खासी संख्या है बिहार में, तो एनडीए में इस बार काफ़ी उनको बढ़त मिली पर थी। इसमें प्रकाश पूरा ट्रांसफर हुआ था। पेच भी फंसता है क्या? जैसा आपने बताया, ललन सिंह हो, गिरिराज सिंह, दोनों भूमिहार। एक फैक्टर उठा था यूपी में, वो गूंज शुरू हुई थी गुजरात से। पुरुषोत्तम रूपाला वो राजपूतों के बारे में कुछ ऐसा बयान दे गए कि नाराजगी झलकी, और वो उत्तर प्रदेश में भी, बिहार में भी। अब राजनाथ सिंह एक बड़ा ठाकुर चेहरा तो है, राजपूत चेहरा तो है, पर बिहार से कोई चेहरा ना आना, ये एक पेंच भी है क्या, या ये आने वाले विस्तार में सुलझ जाएगा? देखिए, जो बीजेपी के आगे आने वाले विस्तार में जो कुछ भी होगा वो तो देखा जाएगा, लेकिन अभी दरअसल गिरिराज सिंह को न सिर्फ भूमिहार चेहरा, बल्कि हिंदुत्व के चेहरे को भी वो काफ़ी ज़्यादा मुखरता से दिखाते हैं, और वो भी एक बहुत बड़ी वजह है। आपने देखा होगा कि चाहे वो पीएम मोदी हो, अमित शाह हो, ये दोनों की पसंद गिरिराज सिंह हैं। जो 3 सांसद राजपूत के बिहार से जीत कर आए हैं, राजीव प्रताप रूढ़ी, जिन्होंने लालू यादव के परिवार को, बेटी को हराया है, और उनको जगह नहीं दी गई है। जाहिर है कि वजह बहुत पुरानी है। राजीव प्रताप रूढ़ी ने हमारे से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कही थी कि किस तरह से बिहार पिछड़ा है और उसको पिछड़ेपन से निकालने की ज़रूरत है। तो ये नहीं भाया होगा केंद्रीय नेतृत्व को, बिहार के नेता के तौर पर उनकी भाषण को। दूसरी तरफ जनार्दन सिंह सिग्रीवाल भी हैं, महाराजगंज से आते हैं, बगल के लोकसभा क्षेत्र से आते हैं, उनको भी मौका नहीं मिला। और जो कृषि मंत्री रह चुके थे पहले कार्यकाल में, राधा मोहन सिंह मोतिहारी से, उनको भी जगह नहीं दी गई है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि गिरिराज सिंह न सिर्फ भूमिहार, अगड़ी जाति, बल्कि हिंदुत्व का बड़ा चेहरा होने की वजह से उनको यहाँ पर जगह दी गई है। तो ये ज़रूर एक बार मामला उठेगा कि ब्राह्मण और राजपूतों को क्या दरकिनार किया गया है, ये सवाल जरूर उठेंगे। ये अपने आप में दिलचस्प सवाल होने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से भी जितिन प्रसाद को एक ब्राह्मण चेहरे के तौर पर केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलती दिखाई दे रही है, लेकिन वो तो कांग्रेसी डीएनए के हैं। तो ये सवाल कहीं ना कहीं जुड़ेंगे। और वैभव परब भी जुड़ चुके हैं। वैभव, महाराष्ट्र को लेकर निगाहें सबकी टिकी हुई हैं, और महाराष्ट्र में नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, ये तो डन डील मानी जा रही थी। कहानी में कोई ट्विस्ट भी आएगा क्या? एनसीपी एक जमा सांसद है लोकसभा में, अब वहां पर क्या कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा? अभी तक नाम नहीं आया है प्रफुल्ल पटेल का, जिन्हें न्योता दिया गया है। जी बिल्कुल, ये बात सही है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के सांसद है, एक लोकसभा से चुनकर आए हैं सुनील तटकरे, जो खुद पार्टी प्रेसिडेंट है, और दूसरे प्रफुल्ल पटेल है, जो राज्यसभा के सांसद है। अब 2 सीटों को लेकर इनकी मांग थी कि हमें भी 2 मिनिस्ट्री पद दिए जाए, तो ये मांग उनकी मान्य नहीं होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अभी तक उनको कोई पीएमओ ऑफिस से फोन नहीं आया है। और थोड़ी देर पहले ही देवेंद्र फडणवीस ने जाके प्रफुल्ल पटेल हो या सुनील तटकरे हो, इनसे मुलाकात की है, अजित पवार से मुलाकात की है, और ये भी समझाने की कोशिश की होगी कि आने वाले समय में ये और एक बार मंत्री पद का विस्तार हो सकता है, उसमें शायद आपको शामिल किया जाएगा। देखिए, ये एक बात तो यहाँ पे बतानी पड़ेगी कि एनडीए के लिए, महाराष्ट्र के लिए अच्छी परिस्थिति यहाँ पे नहीं है। जिस प्रकार की उनकी मांग थी कि मिशन 45 सक्सेस होगा,
तो मिशन 45 छोड़िए, यहाँ पे भाजपा को डबल डिजिट पे भी जाता नहीं पा रहा है। उससे देखा जाए तो एकनाथ शिंदे की पार्टी 15 में से 7 सीटें जीती है। दूसरी तरफ अजित पवार ने 5 सीटें लड़ी थी, उसमें से 1 सीटें लड़ी है। तो ये विस्तार जो हो रहा है उसमें जातीय समीकरण भी काफी अहम रहे हैं। महायुति और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव भी हैं, उसे लेकर अभी खींचतान की एक स्थिति बनी हुई है। अंकित बड़ा फ्रेंटिकली हाथ हिला रहे हैं। अंकित बताइए क्या बताना चाह रहे हैं? हाँ संदीप जी यहाँ पर बैठक खत्म हो गई है क्योंकि अंदर से गाड़ियां निकलनी शुरू हो गई हैं। अभी अंदर से एक गाड़ी निकली है और अब जो धीरे धीरे करके जो है यहाँ पर ट्रैफिक को रोकने का इशारा किया जा रहा है और अंदर से जो है गाड़ियों का मूवमेंट शुरू हुआ है। और इसका जो है गाड़ियों का मूवमेंट का मतलब साफ है कि अब जो अंदर बैठक चल रही थी, जो चाय पर चर्चा चल रही थी प्रधानमंत्री के साथ, जो संभावित मंत्रिमंडल है उसके जो चेहरे हैं, अब जो है वो जो बैठक खत्म हो गई है। राजेश, अगर हम कैमरा थोड़ा सा और आगे लेकर के आ सकते हैं तो संदीप जी हम कोशिश करेंगे कि जो गाड़ियां अंदर से निकलती हैं उनके ऊपर फोकस करके दिखा सकें कि आखिर वो कौन से जो चेहरे हैं जो निकल रहे हैं। हालांकि हम लोग रोड के दूसरी साइड हैं, आप बखूबी जानते हैं कि यहां से जो है उसको कैप्चर करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे अब उस दरवाजे के ऊपर फोकस करने की। देखिए एक और गाड़ी सामने खड़ी हुई है, ये वो दरवाजा प्रधानमंत्री आवास का जहां से अब जो तमाम जो सांसद हैं, जो मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं शाम को, अब एक एक करके गाड़ियां निकलनी शुरू हो गई हैं। और ये दूसरी गाड़ी, इससे पहले एक गाड़ी निकली थी, ये दूसरी गाड़ी, इस दूसरी गाड़ी में कौन है हम कोशिश करेंगे कि देख सकें अगर समझ में आ सकता है तो इस गाड़ी में फिलहाल अभी जो क्लियर नहीं हो रहा, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है इस गाड़ी में कौन है, लेकिन ये दूसरी गाड़ी निकली है इस दरवाजे से, प्रधानमंत्री आवास से। इसका मतलब ये साफ है कि ये जो बैठक बुलाई गई थी वो खत्म हो गई है और अंदर से गाड़ियों का निकलने का सिलसिला शुरू हो गया है। और इसका अब यहां से ये तमाम जो लोग हैं जो संभवतः शाम को मंत्री पद की जब शपथ ली जाएगी उस दौरान आपको शपथ लेते हुए नजर आएंगे, तो ये लोग अब शाम को अब आपको राष्ट्रपति भवन के उस प्रांगण में नजर आएंगे जहां खत्म हो गई है। अब सांसद बाहर निकलने लगे हैं, पर जो ये संभावित, और पूरी जिम्मेदारी से मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, इस बार थोड़ा वैसे रोचक है विजय। 2019 में या 10 साल का जो कार्यकाल रहा है मोदी सरकार का, अंदर खाने क्या खबर है वो कभी कंफर्म नहीं हो पाती थी। इस बार ये इतनी लंबी फेहरिस्त और विस्तृत जानकारी जो मिल रही है, ये भी एक प्लेजेंट सरप्राइज है। और इसे आप कैसे देखते हैं? रूप स्वरूप क्या दिख रहा है? बदलाव मुझे ज्यादा होता नहीं दिख रहा है, निरंतरता का भाव वो पुट काफी हावी है। देखिए एक तो ये राजनीतिक बदलाव जो दिखाई दे रहा है कि जो 282 और 303 के बाद आज भारतीय जनता पार्टी एक बड़े मतलब स्पष्ट बहुमत के साथ नहीं आई, एनडीए को बहुमत मिला है, तो उसका भी एक जो खुलापन आपको है वो दिखाई दे रहा है। एनडीए 3.0 बहुत सारे चैनल चला रहे हैं, मेरे चैनल पे भी चल रहा है जी। मोदी 3.0, दरअसल ये एनडीए 3.0 है। एनडीए 3.0 आपको कहना चाहिए। वैसे भी ये एन फैक्टर की सरकार है, इसमें नरेंद्र मोदी हैं, नीतीश कुमार और नायडू है और एनडीए है। हाँ। तो ये पूरा एन फैक्टर जो है इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन निरंतरता के साथ मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री बहुत सारे नए चेहरों को लाएंगे और कई मंत्रालयों में भी बदलाव आपको इस बार दिखाई देगा। हाँ। और इसमें महत्वपूर्ण क्या है कि एक बड़ा हिस्सा सहयोगी दलों को भी मिल रहा है, ये बात ठीक है। जो अभी आपने अब मंत्रालय क्या मिलते हैं ये देखने वाली बात उस पर सबसे महत्वपूर्ण बात है वित्त मंत्रालय एक सबसे बड़ी चर्चा का विषय हो रहा है कि क्या निर्मला सीतारमण को न्योता दिया जाना, न्योता तो दिया, तो वो बड़ी सरगर्मी थी इस बात को लेकर। सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है कि होम मिनिस्टर अमित शाह साहब रहेंगे कि नहीं रहेंगे इसको लेकर, जबकि अमित शाह प्रधानमंत्री जी के सबसे कॉन्फिडेंट माने जाते हैं। भले ही सरकार में नंबर 2 पर की भूमिका में राजनाथ सिंह जी हों, लेकिन एक्चुअली अमित शाह ही उसके एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ जो कहना चाहिए सरकार के वो हैं, और एनडीए में भी वो ही रहेंगे। तो इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा कि अमित शाह साहब को क्या जिम्मेदारी मिलती है, निर्मला जी को क्या मिलती है। मुझे याद आता है वित्त मंत्रालय को लेकर कि जब नेहरू जी की सरकार थी तो जॉन मथाई वित्त मंत्री होते थे, और उसके बाद जब दबाव बना और जो मुस्लिम लीग वहाँ पर सरकार में ज्वाइन किया तो मुस्लिम लीग को दे दिया गया, और लियाकत अली वहाँ पर वित्त मंत्री बने थे, तो उससे बहुत बखेड़ा बाद में खड़ा हुआ था। तो वित्त वो नहीं, मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो वित्त मंत्रालय सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है कि किस तरह से सरकार को चलाना है। भाई बाजार देख रहा है 30 लाख करोड़ का जी गोता आ गया, अभी सेंसेक्स जो है बजट आना है, अब 1 जुलाई को बजट भी आ जाएगा। बजट
मुकम्मल बजट भी आ जाएगा। मुकम्मल बजट जो है अभी तो अंतरिम के सहारे ही चल रहा है ना। सहयोगी दलों की सरकार में वित्त मंत्रालय बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस तरह से मंत्रालयों में उसमें विशेष राज्य का दर्जा जुड़ जाता है। दर्जा होगा, विशेष राज्य नहीं होगा तो विशेष पैकेज कैसे मिलेगा, तो वित्त मंत्रालय उस दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर में होगा। और जगत प्रकाश नड्डा साहब जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है, उनकी री एंट्री सरकार में हुई है। पहली बार वो पहले थे हेल्थ मिनिस्टर रहे थे, उस समय एक्चुअली हिमाचल को लेकर ज्यादा हमें वो नहीं करना चाहिए क्योंकि हिमाचल इतना छोटा राज्य है। तो जब जेपी नड्डा साहब थे फर्स्ट टर्म में तो अनुराग ठाकुर नहीं थे। छोटे बड़े में तो हरियाणा में भी तो 10 सांसद हैं, उसमें से 5 ही जीत पाए, 3 के नाम सामने आ रहे हैं। चुनाव भी तो करवा रहा हूँ वहां पर हरियाणा में चुनाव भी है, नहीं तो शायद खट्टर साहब का नंबर भी वहां पर नहीं आता। हाँ, यदि चुनाव नहीं हो रहे होते तो वो नहीं आता। अभी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए हरियाणा, वही मैं कह रहा हूं कि क्या जरूरत है, और इस बार जातिगत समीकरणों को भी खास तौर से ध्यान रखेंगे। सहयोगी दलों के लिए तो प्रधानमंत्री के पास, भले ही हम कहते हैं कि प्रेरोगेटिव है प्राइम मिनिस्टर का, लेकिन प्रधानमंत्री के पास कोई जगह नहीं होती है। सहयोगी दलों के जो नेता हैं वो अपने नाम इसमें देखने वाली बात, राकेश जी आपके सूबे की बात कर लें, कल आपका दर्द छलका था कि वो जो शरीफ बच्चा होता है जो रोता नहीं है, चिल्लाता नहीं है, उसको उसकी माँ उसकी अनदेखी कर देती है। जो ज्यादा बदमाश होता है, नटखट होता है, उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। और ये हाल मध्य प्रदेश का होता रहा है, ये आपका कहना था। अब शिवराज सिंह चौहान आएंगे तो शिवराज सिंह चौहान 8.25 लाख वोटों से जीते हैं। वो 4 बार के 5वीं बार के सांसद हो गए या छठी बार हो गए? इस बार छठी बार हो गए। मैं करेक्ट कर लेता हूं अपने आप को, छठी बार के सांसद, 20 साल वो मुख्यमंत्री रहे। कौन सा मंत्रालय मिलेगा? मुझे लगता है उनके कार्यकाल में जिस तरीके से कृषि के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में बड़ा उल्लेखनीय काम हुआ है संदीप भाई, और मध्य प्रदेश सरकार को उस समय पर 4 या 5 कृषि अवार्ड मिले हैं। यूपीए गवर्नमेंट के समय पर भी मध्य प्रदेश सरकार को कृषि अवार्ड मिले हैं। वहाँ 2-3 चीज़ें बड़ी अच्छी हुई हैं। एक तो जो बरगी बांध और बाणसागर बांध का पानी सिंचाई के लिए मैक्सिमम जगहों तक पहुँचाया गया नहरीकरण करके। दूसरा, जो खाद है उसके वितरण की व्यवस्था बेहतर की गई। और तीसरा, वहाँ अनाज उत्पादन पे खास जोर दिया गया छोटे काश्तकारों को। पर दोधारी तलवार भी होगा ये मंत्रालय। किसानों की नाराजगी, किसान आंदोलन, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करूं, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में कोई अच्छी खबर बीजेपी के लिए नहीं आई। सुगबुगाहट आंदोलन की बनी रहेगी। एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया जाएगा, नहीं पहनाया जाएगा, या उसे प्रभावी कैसे बनाया जाएगा, तो शिवराज के लिए बहुत ही कठिन है डगर पनघट की। हाँ, निश्चित तौर अगर कृषि मंत्री बनते हैं तो। हाँ, निश्चित तौर पे चुनौती तो रहेगी। और जो मुद्दे आप गिनाए हैं ये मुद्दे आसान नहीं हैं। और मुझे लगता है कि पिछले कार्यकाल में केंद्र सरकार के लिए ये मुद्दे सबसे ज़्यादा महत्व के रहे। उनके नुकसान के लिए सबसे ज़्यादा मतलब पंजाब आज देखिए जो भारतीय जनता पार्टी का हाल हुआ, उसके पीछे वहाँ मंत्री थे सोमपाल जी। सोमपाल जी पूरा कोऑर्डिनेशन कर रहे थे किसानों के साथ, चुनाव हार गई उनकी पत्नी। फिर हरियाणा में देखिए, हरियाणा में भी स्थितियां बहुत अच्छी भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो लोकसभा का चुनाव अभी आया उसमें भी आप देखिए जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं किसान मुद्दा प्रभावी आगे भी रहेगा। शेखावटी इलाका, पूर्वी और उत्तर का जो इलाका है राजस्थान में, वहां भी जबरदस्त नुकसान हुआ है। तो नए मंत्रिमंडल की कवायद शुरू हो गई है। सांसदों का प्रधानमंत्री से मिलने का सिलसिला भी है। एक छोटा सा कमेंट ही चाहूंगा, क्या कह रहा है नया मंत्रिमंडल एनडीए 3.0? लेकिन नया मंत्रिमंडल एक लाइन में अगर कहा जाए तो ये कह रहा है कि इसमें थोड़ा सा सरकार ज़्यादा इंक्लूसिव और ज़्यादा कोहेसिव दिखाई पड़ेगी इस बार, जो पिछले 10 साल में कम दिखाई पड़ रही थी। इस बार मंत्रियों को कैबिनेट में कम से कम जो एलाइज हैं उनके मंत्री होंगे, और साथ में जो नए चेहरे आप देख रहे हैं जैसे जितिन प्रसाद हो गए, हालांकि पहले भी मंत्री रहे हैं, या रवनीत बिट्टू को मैं देख रहा हूँ। सबसे आश्चर्य मतलब जो है, जो चुनाव भी हारे हैं लुधियाना से, लेकिन उसके बावजूद उनको मंत्री बनाया जा रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पंजाब में सिखों के बीच में अपना एक आधार बनाना चाहती है, और पंजाब से उनका कोई सांसद भी नहीं जीता है। इसलिए रवनीत बिट्टू का लिया जाना भी महत्वपूर्ण है। दोनों कांग्रेसी हैं, जितिन प्रसाद भी और रवनीत बिट्टू भी। तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कहा जाए कि कांग्रेस मुक्त होते होते। आपने इंक्लूसिव जब शब्द इस्तेमाल किया है, एक वो 17% आबादी भी है देश में जिसको मुसलमान कहते हैं। मैं पॉलिटिकल इंक्लूजन की बात कर रहा हूं, पॉलिटिकल सोशल इंक्लूजन की बात नहीं कर रहा था। वो आपका प्रश्न मुझे सही है, उस पर भी बात करेंगे।
लेकिन मुझे लगता है कि मैं पॉलिटिकल इंक्लूजन की बात कर रहा था कि कम से कम डिफरेंट जो पहले जो एनडीए के घटक दल थे उनकी कोई वॉइस नहीं थी। हाँ, इस बार वॉइस होगी उनकी, इस बार वॉइस होगी और इसीलिए ये खबरें हैं। वरना अगर ये मोदी 3.0 होती तो इतने नाम अभी तक सामने आए भी ना होते शायद।